बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, हम चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं और आज हम जिस न्यूमेरिकल से स्टार्ट ले रहे हैं वो प्रॉब्लम नंबर 11 है। प्रॉब्लम नंबर 11 में इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट को ज़रा देखते हैं। इसमें कहते हैं द डायग्राम बिलो शोज अ प्लेन व्यू ऑफ डोर हिंज एट ए। कहते हैं कि ये उसने एक डोर का आपको व्यू शो किया हुआ है और उस डोर का ये जो पॉइंट ए है ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यानी यूँ समझने कि इस डोर ने ये डोर का एक्सिस रोटेशन है और ये टोटल डोर है और ये डोर इस एक्सिस रोटेशन के अराउंड क्या कर सकता है, रोटेट करेगा जब आप इसको ओपन या क्लोज करोगे तो। अच्छा, ठीक हो गया। अब आपके माइंड में क्या आ गया, ये डोर का एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये आपके पास सामने क्या शो हो रहा है, डोर शो हो रहा है। आगे पढ़ते हैं क्या फरमा रहे हैं। ये कह रहे हैं इफ़ ए फोर्स होगा ना, इफ़ ए फोर्स एफ ऑफ 40 न्यूटन, अगर एक फोर्स जो है वो 40 न्यूटन अप्लाई हुई है और कहाँ पर अप्लाई हुई है, एट द एंड बी, यानी जो इसका एंड बी है वहाँ पर फोर्स 40 न्यूटन अप्लाई हुई है। ये एंड जनाब बी हो गया, ये फोर्स एफ और ये कितनी अप्लाई हुई है, 40 न्यूटन इस जगह पर फोर्स अप्लाई हुई है एंड बी के ऊपर। डायरेक्शन उसने खुद शो की हुई थी, मैंने साथ में 40 न्यूटन लिख दी है और उसने फोर्स की सिंबल खुद से बताई हुई है कि फोर्स की सिंबल इस सवाल में आप एफ ही यूज़ करें, इसलिए मैंने एफ यूज़ की है। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स। मोमेंट ऑफ दिस फोर्स मीन टॉर्क। पहला सवाल पकड़ा गया जो वो पूछ रहा है, मोमेंट ऑफ दिस फोर्स मीन टॉर्क पूछ रहा है अबाउट ए। कहते हैं इस फोर्स की वजह से इस पॉइंट ए के अराउंड कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ए पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर बी पार्ट को देख लेंगे। तो पहला पार्ट क्या है, टॉर्क अबाउट बी पॉइंट पूछ रहे हैं। टॉर्क पूछ रहे हैं अबाउट किस पॉइंट के, ए पॉइंट के अराउंड टॉर्क कह रहे हैं कैलकुलेट करो। तो टॉर्क की सिंबल हम टी टॉ इसे कहते हैं, ये टॉर्क की सिंबल होगी। अब आप लोगों ने फोर्स एफ की वजह से इस फोर्स एफ कहाँ पर लग रही है, बी पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है उसकी वजह से जो ए पॉइंट जो कि इसका एक्सिस रोटेशन है, इस फोर्स की वजह से इस पॉइंट के अराउंड जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कर देते हैं बच्चे। टॉर्क का क्या फार्मूला था हम लोगों ने जो पढ़ा था, टॉर्क का फार्मूला था आर एफ साइन थीटा। इसका भी क्वेश्चन नंबर 1 कह दें, टॉर्क और एफ साइन थीटा होता है। अब इसमें आर एफ और साइन थीटा ढूंढते हैं क्या है। फोर्स तो देखिए हमें पता है वो कितने न्यूटन है, 40 न्यूटन है। आर क्या चीज़ है, मोमेंट आर्म। रोजाना बताता हूँ मोमेंट आर्म क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इमेजिनरी लाइन जो होती है उसी को लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोलते हैं। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इन दोनों के दरमियान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसे हम क्या अज्यूम करेंगे, मोमेंट आर्म कहेंगे। तो यहाँ से लेकर मुझे यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, वो हमारा मोमेंट आर्म होगा किस फोर्स का, इस 40 न्यूटन का। वो तो गिवन है 1.8। इसका मतलब ये आपको 1.8 क्वेश्चन में गिवन है, आप इसकी सिंबल आर लिख दें तो आर हमारे पास इस 40 न्यूटन फोर्स का मोमेंट आर्म कंसिडर होगा जो कि 1.8 मीटर है, ये हमें गिवन है। अब यहाँ पर जो थीटा एंगल है वो पोजीशन वेक्टर और फोर्स के दरमियान में है। तो ये आपका उस पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, ये आपका फोर्स होगी। इन दोनों के दरमियान में एंगल कौन सा होगा, 90 डिग्री आपको नज़र आ रहा है। ये उस पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड की लाइन है ना, और ये आपके पास क्या है, फोर्स। तो आर और एफ के दरमियान में जो एंगल आपको गिवन है वो कितने डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। बस इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें, थीटा भी हमें पता चल गया वो 90 डिग्री एंगल है। देखो मैं कभी भी ये नहीं कहता कि वो मोमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान में एंगल है, क्योंकि मैंने थ्योरी में आपको बात क्लियर की थी कि मोमेंट आर्म एक स्केलर क्वांटिटी है, एंगल जो है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स का एंगल है। और यहाँ पर जो आर लिखा हुआ है उसको मोमेंट आर्म इसलिए कहते हैं कि ये उस पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखी हुई है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा ठीक हो गया। ये अगर आप किसी बच्चे को नहीं पता तो मेरी थ्योरी वाली वीडियो देखें, उसमें बहुत डिटेल है इस चीज़ की। तो ये आर अगर आप यहाँ से देखें तो आर 1.8 है और एफ यहाँ पर जो है वो आपके पास किधर गया जी, 40 था। साइन 90 तो अब आपको याद हो ही चुका हुआ है। तो बताओ मुझे साइन 90 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है कि 0 के इक्वल है।
अच्छा 1 के इक्वल है तो 1 लिख देते हैं, साइन 91 है। अब मुझे बताओ 1.8 को अगर हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर बना रहे हो इसका, 72 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्यों लिखा है, क्योंकि टॉर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर होगी। चले ए पार्ट हल हो गया, और टॉर्क जो बन रहा है बी पॉइंट पे फोर्स 40 न्यूटन की वजह से अबाउट पॉइंट ए जो 72 न्यूटन मीटर है। अब जनाब हम पढ़ते हैं अपने बी पार्ट को। बी पार्ट हमारा ये है, यहाँ से वो शुरू हो रहा है, व्हाट इज़ द मिनिमम फोर्स एक्स। तो मिनिमम फोर्स की सिंबल भी उसने एक्स अज्यूम कर ली है। कहता है मिनिमम फोर्स आप लोगों ने बतानी एक्स जो है, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो मिनिमम फोर्स वो पूछ रहा है, व्हाट इज़ द मिनिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स पूछ रहा है, पूरा लफ्ज़ बोर्ड में लिख देना, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। मिनिमम फोर्स जो है उसकी सिंबल एक्स है, वो हमने बतानी है। चलें बताते हैं क्या है फिर। दैट मस्ट अप्लाइज एट पॉइंट सी। देखें डायग्राम में वो शो भी कर रहा है, ये कोई पॉइंट सी है, यहाँ पर पूछ रहा है कितनी मिनिमम फोर्स हम अप्लाई करेंगे, क्यों अप्लाई करेंगे, वो आगे लिखा हुआ है। इन ऑर्डर टू स्टॉप, इन ऑर्डर टू स्टॉप किस चीज़ को, द डोर फ्रॉम टर्निंग। कहते हैं कि इस पॉइंट पे आप कितनी फोर्स अप्लाई करेंगे सो दैट ये डोर ओपन ना हो, टर्न ना हो ना डोर। यूँ समझे ना कि ये जो पर्सन है जो अब इधर फोर्स लगा रहा है, इसकी फोर्स की वजह से इस डोर के अंदर रोटेशन आनी है। देख लेते हैं किधर रोटेशन आनी है। मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट आपके पास, ये जो आपके पास इसका एक्सिस रोटेशन है, इसी ए को पिवट कह देते हैं। आप अपने माइंड में रख लें कि ए जो पॉइंट है वो अभी अज्यूम कर लेते हैं पिवट पॉइंट है। अपने माइंड में अज्यूम कर लो इसको, ताकि आपको ये समझ आ जाए ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या। अगर ये पिवट पॉइंट है तो फोर्स एफ की वजह से रोटेशन प्रोड्यूस होगी। फोर्स एफ की वजह से जो रोटेशन प्रोड्यूस होगी वो किधर होगी, क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज। क्या शॉर्टकट है, रोटेशन बतानी होगी तो टुवर्ड्स पिवट एरो लगाना है। तो मुझे तो पिवट ये पॉइंट है, ये फोर्स है, तो इसकी वजह से जो रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है वो कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। बिल्कुल ठीक हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। इस फोर्स ने इस डोर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है। उसने खुद डायग्राम में इस फोर्स की पोजीशन शो की हुई है। अब देखते हैं कि इस फोर्स की वजह से डोर ने कैसे रोटेट करना है। तो इसकी वजह से रोटेशन बतानी है, तो क्या रूल है, टुवर्ड पिवट। इसकी पिवट तो इस तरफ है, तो इसने इधर रोटेट करवाना है। ये नीचे है तो इधर से यूँ रोटेट करवाएगी, क्योंकि टुवर्ड्स पिवट इसका ये बनता है, तो इसका टुवर्ड्स पिवट जाएंगे तो कौन सी होगी, क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो पहले वो फोर्स थी वो इस डोर को कैसे रोटेट करवा रही, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। और उस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ था वो 72 न्यूटन मीटर है, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब उसका बच्चों सवाल ये है कि इस पॉइंट सी पर आप कितनी मिनिमम फोर्स लगाएंगे कि ये इस डोर के अंदर कोई रोटेशन प्रोड्यूस ना हो। डोर के अंदर रोटेशन ना प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है कि डोर जो है उस पर सम ऑफ टॉर्क क्या रहे, फिर ज़ीरो रहे। इस केस में तो ये बनेगा ना, यानी नेट टॉर्क क्या हो, ज़ीरो हो। तो नेट टॉर्क कब ज़ीरो होगा, जब इस फोर्स का टॉर्क और इस फोर्स का टॉर्क एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। क्योंकि इस फोर्स की वजह से क्लॉकवाइज रोटेशन आनी है और उसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज आनी है। तब आपको सवाल समझ आ गया कि हम लोगों ने इस पॉइंट पर लगने वाली वो मिनिमम फोर्स बतानी है जो क्या काम करेगी, अप्लाई दैट पॉइंट सी इन ऑर्डर टू स्टॉप द डोर फ्रॉम टर्निंग। जो डोर के अंदर टर्निंग प्रोड्यूस होने नहीं देगी, तो उसकी वजह से टॉर्क कौन सा, उसकी वजह से जो रोटेशन है वो कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज। इसकी वजह से रोटेशन क्लॉकवाइज होगी, तो तभी आपके पास जो टॉर्क होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। चलें ठीक हो गया। नेम द प्रिंसिपल, ये बात बाद में देखते हैं, जो सी पार्ट है। अच्छा, मिनिमम फोर्स बतानी है जिसने इसको रोटेट होने से बचाना है। तो अब हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ही अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, अप्लाई सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। लिखवाएं जी क्या है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक बता रहे हैं, सम ऑफ टॉर्क इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। और जब हम ये लिखते हैं उसके लिए आपको पिवट पॉइंट अज्यूम करना पड़ता है। वो हम ए को पिवट ले चुके हैं, तो लेट कर लेते हैं, लेट ए इज पिवट। ए जो आपका पिवट पॉइंट है। अच्छा, अब इस फोर्स का तो मोमेंट आर्म हमें पता है 1.8 था और इसका टॉर्क भी कैलकुलेट हो चुका है। इसके टॉर्क का तो इशू नहीं है।
इशू है इस न्यू फोर्स का मोमेंट आर्म का। तो मोमेंट आर्म क्या होगा, इसके लाइन ऑफ एक्शन से एक्स ऑफ रोटेशन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि 1.2 सवाल में गिवन है, आप बस इसको आर प्राइम कर दें। आर प्राइम क्या चीज़ है, इस फोर्स एक्स का जो मोमेंट आर्म बनेगा वो कौन सा है, आर प्राइम होगा जो कि 1.2 मीटर है। अब आप लोगों ने सम ऑफ क्लॉकवाइज, इसका टॉर्क कौन सा है, क्लॉकवाइज है, तो आप मुझे लिखवाओ ज़रा इसके टॉर्क को। टॉर्क क्या होगा, फोर्स इनटू 1.2, चले वो बाद में लिखते हैं, पहले सिंबल ही लिख लेते हैं, x इंटू आर प्राइम। साइन क्यों नहीं लिखा, बताया था कि फोर्सेस किस डायरेक्शन में वर्टिकल हैं और जो लेंथ हम ले रहे हैं, ये जो पोजीशन वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है, हॉरिजेंटल में है। तो एंगल कितने डिग्री है, 90 है, इसलिए साइन हम जब ये वाला रूल अप्लाई करते हैं तो हम यूजुअली शो नहीं करते। एक्स आर प्राइम हो गया इक्वल टू, ये सम ऑफ कौन सा था, क्लॉकवाइज टॉर्क था, और उसके बाद लिखना है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क तो आप कैलकुलेट कर चुके हुए हो ना, तो इसलिए इसको डायरेक्ट आप टॉर्क ही लिख दें, क्या ज़रूरत है इसके फार्मूले लिखते रहने की, क्योंकि वो तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हुए हैं। अब बच्चों हमें यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। तो एक्स अब देखते हैं यहाँ से क्या आ जाएगा, टॉर्क डिवाइडेड बाय कौन सा हो जाएगा, आर प्राइम आप लोगों का हो जाएगा। तो एक्स इसी साइड पे रहेगा, इक्वल टू टॉर्क ओवर क्या हो जाएगा, आर प्राइम आप लोगों का बन जाएगा। मैं बच्चों इस चीज़ को ऊपर लिख सकता हूँ, मे भी आपको नीचे से क्लियर ना हो। तो एक्स इज इक्वल टू टॉर्क ओवर आर प्राइम हो गया। अब जनाब इसमें वैल्यूज पुट करो। टॉर्क को आप लोगों ने थोड़ी देर पहले कितना बनाया था, 72, और आर प्राइम सवाल में कितना गिवन है, 1.2। तो अब मुझे बताओ 72 को 1.2 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 60। यूनिट न्यूटन मीटर होगी, नहीं न्यूटन मीटर नहीं होगी, क्योंकि x जो है वो तो बेसिकली क्या है, फोर्स है। तो इसकी यूनिट याद रखना है, फोर्स की यूनिट तो क्या होगी, न्यूटन इसके साथ यूनिट आएगी, कहीं जल्दी में न्यूटन मीटर नहीं लिख देना। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे अगर हम कितनी फोर्स लगा दें, 60 न्यूटन फोर्स लगा दें, तो इस डोर के अंदर जो है वो रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। एंड पे एक छोटी सी बात और उसने पूछी है, नेम द प्रिंसिपल अप्लाइड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई किया है। हमने क्या अप्लाई की है, हमने अप्लाई की है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हम इस बात को लिख सकते हैं कि द प्रिंसिपल अप्लाइड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो प्रिंसिपल है वो आप लोगों ने जो अप्लाई किया है वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो इसका सी पार्ट का नाम दे दें। तो 3 पार्ट से तीनों हम लोगों ने सॉल्व कर दिए हैं। अब बच्चों हम प्रॉब्लम नंबर 12 की बात करते हैं, जो इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम भी है और इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट भी यही न्यूमेरिकल है। तो इसको आप लोगों ने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें कह रहे हैं कंसिडर ए लैडर, यानी एक सीढ़ी है जिसका वेट 200 न्यूटन है, यानी एक लैडर है उसका वेट 200 न्यूटन है, रेस्टिंग अगेंस्ट ए स्मूथ वाल, उसको स्मूथ वाल के साथ उन्होंने अटैच किया और रेस्ट में है, सच दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, यानी वो जो लैडर है उसको वॉल के साथ उन्होंने रखा हुआ है, वो रेस्ट की स्टेट में है और वो ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रही है वो 60 डिग्री बना रही है। इसको स्केच करते हैं फिर आपको थोड़ा सही आइडिया होगा। आप यूँ समझ लें कि ये मैंने उसकी बाउंड्रीज़ वगैरह ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आप इमेजिन कर लें माइंड में कि ये बच्चों आपका वॉल है, ठीक है, ये वॉल होगी और ये वाली जो साइड है इसको माइंड में ग्राउंड रख लेना, यानी ये वाली जो चीज़ है वो ग्राउंड है। और यहाँ पर वो कह रहा है कि उसने एक लैडर प्लेस की हुई है। हम अज्यूम कर लेते हैं इस लैडर की जो लेंथ है वो कैपिटल एल के इक्वल है, यानी कैपिटल एल शोज़ द लेंथ ऑफ लैडर, और इस लैडर का ये वाला जो पॉइंट है इसे ए बोल देते हैं और जहाँ पर ये वॉल के साथ टच हो रही है उसको बी कह देते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, और इसने हॉरिजेंटल साथ जो एंगल बनाया है वो कितने डिग्री, 60 डिग्री एंगल है। अब जिसका जो वेट है वो 200 न्यूटन है। अज्यूम करते हैं कि ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जी मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ से इस लैडर का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वेट आपको पता है होते ही वैसे भी डाउनवर्ड ही है, 200 न्यूटन इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। और अगर हम ए से जी तक अब लेंथ देखें लैडर की, टोटल लेंथ मैंने एल बोली थी ना, ए से बी तक, तो ए से जी तक लेंथ कितनी है, L/2, और जी से बी तक भी लेंथ कितनी होगी, L/2 ही होगी। और वेट हम लोगों ने इसका वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अच्छा, जिस ये लाइन ऑफ एक्शन जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं इस पॉइंट को आप डी कह दें, इस पॉइंट को आप नाम सी का दे दें। ज़रूरी नहीं आप ए बी सी डी आपको याद रहे,
कोशिश करें इसको फॉलो कर लें, नहीं तो आप अपनी मर्ज़ी से भी नेमिंग दे सकते हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ, लेंथ ऑफ लैडर को मैंने एल से शो किया है, उसका वेट इसके जी मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, उसका वेट 200 न्यूटन था और एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में लैडर का ग्राउंड के साथ। अच्छा आगे चलते हैं, फाइंड द डायरेक्शन ऑन द लैडर ड्यू टू वॉल। तो पूछ रहे हैं कि वॉल का डायरेक्शन बताएं जो लैडर के ऊपर हो रहा है। तो ये वॉल है तो इसका डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा होगा ना। मैं इसकी लेंथ को थोड़ा खुद ही लेंथ ही बना रहा हूँ, वो भी आपको समझ आ जाएगी उसके पीछे रीज़न क्या है ना। यूँ समझें कि लैडर यहाँ पर वॉल के साथ टच हो रही है ना, तो ये जो लाइन है वो डायरेक्शन ऑफ वॉल को शो कर रही है, यानी आर यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन ऑफ वॉल है जो किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, लैडर के ऊपर। तो पहला उसका पार्ट ये था डायरेक्शन ऑन द लैडर ड्यू टू वॉल, तो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्शन ऑन द लैडर ड्यू टू वॉल जो बन रहा है उसका हम आर लिख सकते हैं और ये आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। दूसरा इसका क्वेश्चन ये है कि फाइंड डायरेक्शन ऑन द लैडर ड्यू टू वॉल एंड ग्राउंड भी है ना, तो इसका ए पार्ट तो ये हो गया, बी पार्ट देखिए इसका क्या है, डायरेक्शन ऑन द लैडर ड्यू टू ग्राउंड। ग्राउंड की वजह से जो डायरेक्शन होगा उसकी सिंबल सपोज करें मैंने एफ़ बना दी, उसकी सिंबल एफ़ है। एक चीज़ बच्चों छोटी सी नोट करो कि जो आपकी लैडर है वो ग्राउंड के साथ इंक्लाइन टच हो रही है ना, मतलब वो सर्टन एंगल पे ग्राउंड के साथ टच हो रही है, तो इसका जो ग्राउंड का डायरेक्शन होगा वो भी फिर इंक्लाइंड होगा, क्योंकि लैडर अगर इंक्लाइंड उसके साथ टच हो रही है तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो भी इंक्लाइंड ही होगा। आप यूँ समझने की जो एफ़ है ये सिंबल किस चीज़ की, डायरेक्शन ऑन द लैडर ड्यू टू ग्राउंड की सिंबल एफ़ है। अब ये इसके साथ कितने डिग्री एंगल बना रहा है उस एंगल को फिर हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन क्योंकि ये लैडर इंक्लाइंड है तो इसलिए मैंने इसका डायरेक्शन भी इंक्लाइंड बनाया। इस बात को थोड़ा मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अगर आप इस लैडर के इधर बॉटम पे आ जाए, ये सपोज करें यूँ लैडर है, ये इसका कोई एक बॉटम आपको शो हो रहा है, तो आप ज़रा इमेजिन करो ना जब लैडर यूँ ग्राउंड के पास पड़ी होगी तो क्या ये पूरे का पूरा यूँ हॉरिजेंटल फॉर्म में ग्राउंड के साथ टच हो रहा होगा, ये यूँ टच हो रहा होगा, यानी इस लैडर का ये जो बॉटम है ये एक साइड उसकी बनी है सिर्फ, वो पूरे का पूरा टच नहीं हो रहा होता बल्कि उसका कुछ पोर्शन यूँ इस तरह टच हो रहा होता है, वो स्लाइड सा पोर्शन, उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट यहाँ पर टच भी नहीं हो रहा होगा, जिसका मतलब ये हो कि ये जो लैडर है वो ग्राउंड के ऊपर यूँ इंक्लाइंड पड़ी हुई है। यही वजह है कि मैंने इसके डायरेक्शन को भी थोड़ा बहुत इंक्लाइंड ही बनाया है। अब ये बात आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो आपको कैसे पता चला है कि ये जो एंगल है ये इससे ऊपर होगा इससे नीचे होगा, तो मुझे नहीं पता ये इससे ऊपर है ये इससे नीचे है, वो तो हम एंड पे इसका ग्राउंड के साथ एंगल चेक करेंगे ना, उससे आइडिया हो जाएगा कि इसको ऊपर बनाना है या इसको किधर बनाना है, नीचे बनाना है ना। तो ये लेकिन हमें ये पता है कि आप ये सिर्फ अभी बात समझिए कि ये इंक्लाइंड यूँ पड़ी हुई है, ये बात आप माइंड में लाएं तो ज़्यादा अच्छा है। आप माइंड में इमेजिन करो ना एक लैडर है और उसका नीचे वाला बॉटम आप यूँ देख रहे हो, यूँ वो पड़ा हुआ है यूँ, तो वो इसका ये छोटा सा पोर्शन इधर टच हो रहा है, जिसकी वजह से ये वाली चीज़ भी मैंने क्या बना दी है, इंक्लाइंड यहाँ पर बना दी है। आप जो सोच रहे हैं कि ये ऊपर होगा या इससे नीचे होगा या एग्जैक्ट इसके ऊपर क्यों नहीं है, वो तो जब हम एंगल कैलकुलेट करेंगे तो हमें इसकी एग्जैक्ट पोजीशन समझ आएगी कि इसका एंगल कितने डिग्री होगा। अच्छा ठीक हो गया। अब बच्चों एक और काम करते हैं कि हम इस एफ़ के कंपोनेंट्स बनाते हैं। पता नहीं किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाने जिस तरह एफ़ के बनाने हैं तो हम क्या करते हैं, एफ़ के हेड से क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर, एक इसका एक्स कंपोनेंट बनेगा और एक इसका कौन सा होगा, वाई कंपोनेंट बनेगा। वाई कंपोनेंट को हम इस जगह पर शो करें या इस जगह पर शो करें, आपको पता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप इस जगह पर शो करें वाई को या इस जगह पर शो करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर यही कर रहा हूँ कि इसका माइंड में इमेजिन कर लो कि मैंने यहाँ से क्या ड्रॉ किया है, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से ये इसकी बेस होगी ना, बेस है जिसका जो कंपोनेंट बना है वो एफ एक्स है, और वर्टिकल कंपोनेंट को मैं इस जगह ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये वाला इसका जो कंपोनेंट बन रहा है वो कौन सा है, एफ वाई है। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये बेस होगी ना, ठीक है। इसकी बेस साथ जो कंपोनेंट बनेगा वो एफ एक्स है, क्योंकि इसका एंगल जो भी बनेगा इधर ही होगा ना इस जगह पर, तो बेस के साथ एक्स कंपोनेंट और परपेंडिकुलर के साथ कौन सा होगा, एफ वाई कंपोनेंट। एरो बिल्कुल ठीक लगाने हैं, ये एफ एक्स की डायरेक्शन है क्योंकि एफ उस तरफ है ना, एफ एक्स भी इधर ही होगा, और एफ वाई की डायरेक्शन अलॉन्ग वाई एक्सिस है। तो डायग्राम आपको थोड़ी बहुत आइडिया हो गई है कि इसका एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट किसका, ग्राउंड के डायरेक्शन का एक्स और वाई कंपोनेंट्स आप लोगों ने बना लिए हैं। अब हम बच्चों इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन में सबसे पहले आप अप्लाई करें
अप्लाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती थी, उसका एक पार्ट होता था समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि सम ऑफ फोर्सेस टुवर्ड्स राइट साइड इक्वल टू सम ऑफ फोर्सेस टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो ये में आइडिया हो गया कि फोर्सेस जो लेफ्ट साइड पे हैं उनको इक्वल टू होना चाहिए राइट साइड के। ये आपके फिजिकल मीनिंग है समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप ज़रा इस डायग्राम में देखें, इसमें सम ऑफ फोर्सेस टुवर्ड्स राइट साइड, ये राइट साइड बनती है ना, तो देख लें राइट साइड पे एक फोर्स एफ एक्स लग रही है, ठीक है, और देख लें कोई भी फोर्स राइट साइड पे नहीं लग रही, तो सम ऑफ फोर्सेस टुवर्ड्स राइट साइड के नीचे एफ एक्स लिख दिया। फिर लिखा है सम ऑफ फोर्सेस टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड ये बनती है, इधर एक ही फोर्स लग रही है। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो आप देखिए ना सम ऑफ फोर्सेस टुवर्ड्स राइट साइड, तो इसमें राइट साइड पे जो फोर्स लग रही है वो हमारी एफ एक्स की इक्वल है, इस एफ एक्स है, और लेफ्ट साइड पे देखें जो फोर्स लग रही है वो किसकी इक्वल है, आर की इक्वल है। तो इक्वेशन बन जाएगी एफ एक्स इक्वल टू आर। अब इसमें एफ एक्स भी अननोन है और इसमें आर भी अननोन है, तो इन दोनों को फर्दर हम प्रोसीड नहीं कर सकते, तो हम फर्स्ट कंडीशन का सेकंड पार्ट अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन का सेकंड पार्ट ये था कि योर समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 होता। समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस, तो इसको हम लिख सकते हैं। अब ये देख रहे हैं कि इस डायग्राम में अपवर्ड फोर्सेस कौन सी लग रही हैं, डाउनवर्ड कौन सी हैं। तो अगर आप नोट करें इस पूरी डायग्राम में जो अपवर्ड फोर्स आपको नज़र आ रही है एफ वाई है, यानी अपवर्ड फोर्स इस वक्त एफ वाई है और कोई अपवर्ड नहीं है। ये एफ अपवर्ड नहीं है, नहीं एफ तो इंक्लाइंड है ना, और एफ को जब हम लोगों ने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया है तब हम इस एफ को यूज़ नहीं करेंगे बल्कि अब हम इसके कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे। तो एफ वैसे अपवर्ड है भी नहीं, वो तो इंक्लाइंड है ना, तो हम तो अपवर्ड ले रहे हैं, वो एफ वाई है और कोई फोर्स एफ अपवर्ड नहीं है। डाउनवर्ड फोर्स अगर देखें एक तो वेट की डाउनवर्ड है और चेक कर लें, और कोई भी फोर्स डाउनवर्ड नहीं है, तो सम ऑफ अपवर्ड इक्वल टू सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स वेट की है और वेट तो हमें क्वेश्चन में नाउन भी है, वो 200 न्यूटन है, तो इसमें हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, पुटिंग पीटीवी नहीं होता, पुटिंग द वैल्यूज़ है, ठीक है। अगर इसकी हम वैल्यूज पुट कर देते हैं तो एफ वाई इक्वल टू आपके पास 200 न्यूटन हो जाएगा। इसका हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब देख लें हमें एफ एक्स और एफ वाई दोनों चाहिए, लेकिन हम क्या कैलकुलेट कर चुके हैं, एफ वाई तो कैलकुलेट कर चुके हैं। जब तक आप एफ एक्स कैलकुलेट नहीं करते उस वक्त तक अब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तब हम लोगों ने कुछ ऐसा करना है कि एफ एक्स कैलकुलेट करें। एफ एक्स आर की इक्वल है, यहाँ तो आर भी अननोन है, इसका मतलब है ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन से कंप्लीट सॉल्व नहीं हो रहा, तब हमें मजबूरन इसके ऊपर सेकंड कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो आप इसमें ये लिखेंगे अप्लाई सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है कि सम ऑफ टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, और सम ऑफ टॉर्क इक्वल टू 0 होने के फिजिकल मीनिंग क्या है, सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, उसको लिख लें। अब जब हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको पिवट पॉइंट भी एज्यूम करना पड़ता है ना, तो हम इसमें एज्यूम कर लेते हैं लेट ए इज पिवट पॉइंट। अच्छा, ए पिवट पॉइंट हो गया। अब बच्चे आप देखें कि आपके पास फोर्सेस जो लग रही हैं, पॉइंट ए पिवट पॉइंट हो गया ना, और मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर दिया था कि जिस पॉइंट को हम पिवट पॉइंट लेते हैं उस पॉइंट पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, जिस तरह इस ए पॉइंट पे एफ एक्स भी लग रहा है और एफ वाई भी लग रहा है, इन दोनों का टॉर्क 0 होगा। एफ एक्स का टॉर्क भी 0 होगा, एफ एक्स का टॉर्क और एफ वाई दोनों का टॉर्क क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि ये पिवट पॉइंट के ऊपर लग रही हैं और इनका मैंने आपको बताया था मूवमेंट आर्म क्या हो गया, 0 हो गया। तो बात वैसे याद रखनी है, लेकिन इसकी डिटेल्स से पहले मैंने एक न्यूमेरिकल में इसको डिस्कस किया था। दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ कि ए पॉइंट पे एफ एक्स और एफ वाई जो लग रही हैं उनका टॉर्क इस वजह से 0 है कि उनका बच्चों मूवमेंट आर्म क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसलिए इन शार्ट इन फोर्सेस को हम लोग अब कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इनका टॉर्क 0 है। ये ख़त्म होगी, ये एंड होगी। अब बाकी कौन सी फोर्स बच गई, एक वेट की बच गई है और एक आर की बच गई। अब रूल ये होता है कि आप लोगों ने देखना होता है रोटेशन किधर होगी ना, यानी रोटेशन टुवर्ड्स पिवट पॉइंट। मैंने रूल आपको बताया ना, ये बहुत कॉमन रूल है, मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब तो लास्ट न्यूमेरिकल है, जब आप लोगों ने पिवट पॉइंट डिसाइड कर लिए, अब देखना है कि इस वेट की वजह से ये वाली जो आपके पास बॉडी है ये किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, यानी वेट इसको किस डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा। तो उसका आसान सा हल मैंने क्या बताया था, टुवर्ड्स पिवट रोटेट करवाएगा। तो इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से पिवट टुवर्ड्स किधर है, लेफ्ट साइड है, तो इसकी वजह से रोटेशन टुवर्ड्स लेफ्ट साइड होगी। और अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो लेफ्ट साइड पे कौन सी रोटेशन बन रही है, क्लॉकवाइज होगी।
तो हम कहेंगे वेट इसके अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन जनरेट करवाना चाहता है। अब ये रिएक्शन ऑफ वॉल को देखें, रिएक्शन ऑफ वॉल का पिवट पॉइंट किधर आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, बिल्कुल इसकी डाउनवर्ड है ना, तो इसकी रोटेशन टुवर्ड्स पिवट होगी। तो देखिए रोटेशन टुवर्ड्स पिवट यानी टुवर्ड्स पॉइंट ए जब मैंने बनाया है तो ये वाली रोटेशन कौन सी बनती, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये हुआ कि वेट इसके अंदर क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करवाना चाह रहा है और नॉर्मल रिएक्शन इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करवाना चाह रहा है। और हमें पता है ये बैलेंस है, बैलेंस है तभी हम लिख रहे हैं कि सम ऑफ टॉर्क किसकी इक्वल आ रहा है, 0। अब हमें ये पता है कि जब टॉर्क अप्लाई करना हो फोर्सेस तो चले हमें आइडिया है, एक W है एक R है, लेकिन इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए होती है वो हमारे पास उस चीज़ का मोमेंट आर्म भी होना चाहिए। तो अब देखिए इस फोर्स वेट का मोमेंट आर्म क्या होगा, मोमेंट आर्म क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से पिवट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया, तो यहाँ से ए पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या AG होगा, AG परपेंडिकुलर तो नहीं है, ये भी लाइन ऑफ एक्शन तो चल रहा है ना, ये तो इंक्लाइंड डिस्टेंस है। हमें इस लाइन ऑफ एक्शन का इस ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस AD नहीं होगा, लेकिन इस लाइन ऑफ एक्शन से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक दूसरे का जो डिस्टेंस बता रहे हैं वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो हम कह सकते हैं ये जो AD जो वेट W है इसका मोमेंट आर्म जो है वो AD है, ये बात माइंड में रखनी है, इसका मोमेंट आर्म AD बनेगा। अब मसला है इस R जो रिएक्शन ऑफ वॉल है इसका मोमेंट आर्म क्या होगा, इसका मोमेंट आर्म क्या होगा, क्या AB होगा, AB तो इंक्लाइंड है, तो हमें तो इसके मोमेंट आर्म से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला जो लाइन मैंने ड्रॉ की है सपोज करते हैं इसको कट कर रही पॉइंट E पर, तो ये जो आपका R है ना, इस R का जो मोमेंट आर्म बनेगा वो AE होगा, ठीक होगी बात। तो R का जो मोमेंट आर्म बन रहा है वो आप लोगों के पास AE होगा, AE देख लें परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। एक और चीज़ आप नोट करें, ये जो AE है ये तो CB के इक्वल नहीं आ रहा, तो मैं लिख सकता हूँ AE जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, CB के क्या आ रहा है, इक्वल भी आ रहा है। CB के इक्वल इसको मैंने क्यों लिखा है वो आपको आगे चल के आइडिया होगा, मैं कैलकुलेशन में हेल्प मिल जाएगी। खैर मैं डायग्राम में नज़र तो आ रहा है कि जो AE है वो किसकी इक्वल आ रहा है, CB की इक्वल आ रहा है। अब बच्चों में समझ आ गया कि वेट का मोमेंट आर्म AD और इसका टॉर्क क्लॉकवाइज, नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज और उसका मोमेंट आर्म AE लिखें या क्या होगा, CB होगा। अब हम इसके ऊपर फार्मूला इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कर रहे हैं इस पर, आप देखें क्लॉकवाइज टॉर्क पहले लिख लेते हैं, लिखें सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क। तो क्लॉकवाइज जो फोर्स रोटेट करवा रही है वो कौन सी है, W है, और इसका मोमेंट आर्म अभी आप लोगों ने क्या ढूंढा था, AD बना था। अब सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज जो फोर्स उसको रोटेट करवा रही है वो R है, और उसका मोमेंट आर्म आप लोगों ने AE बनाया था, और हमें पता चल गया था कि AE जो है वो डायग्राम में देखें तो किसकी इक्वल आ रहा है, CB की इक्वल आ रहा है। अब जो आपका नेक्स्ट टास्क ये होगा कि आप लोगों ने इसमें पहले AD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर CB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तब जाकर आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज़ अब आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, AD की। देखिए डायग्राम में ये वाला AD है ना, इस AD को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए आप ये ट्राइंगल नोट करें, AGD ट्राइंगल। मैं इसको यहाँ बना भी देता हूँ आपकी आसानी के लिए, ये मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। तो देख लें मैंने ये जो AGD ट्राइंगल बनाई है, इसमें A से G तक जो लेंथ थी वो ये G सेंटर ऑफ ग्रेविटी था ना, वो आपको मैंने स्टार्ट में बताया था, वो L/2 मैंने लिख सी है, और ये साइड AD और G हो गया, और हमें पता है ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल 90 डिग्री है। अब ये सोचो हमें AD चाहिए, AD इस ट्राइंगल की बेस है और हमारे पास किसकी वैल्यू है, इसकी तो हमें पता ही नहीं है ना परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, हमें बेस चाहिए और हमारे पास किसकी वैल्यू है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है। तो ऐसी रेशियो यूज़ करेंगे जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज आते हैं, तो वो बच्चों कौन सी होती है, कॉस थीटा नहीं होता। कॉस थीटा क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस इसकी AD है, बेस इसकी AD हो जाएगी, और हाइपोटेन्यूज इसका जो बनेगा वो L/2 हो जाएगा। तो कर्ली ब्राउन हेयर मीन बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। आप चाहें तो एक और स्टेप इसको AG लिख दें, नेक्स्ट स्टेप में इसको वैल्यूज पुट कर देना, AG है ना हाइपोटेन्यूज, तो नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज पुट कर लें, AD/AG को हम क्या लिख सकते हैं, L/2। हमें तो यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, AD की वैल्यू चाहिए होगी, तो यहाँ से बच्चों आपका जो AD तो कैलकुलेट हो गया, एंड योर AD इज़ इक्वल टू L/2 cos थीटा है। इसको आप इक्वेशन स्मॉल a का नाम दे दें, ठीक हो गया जनाब, AD कैलकुलेट हो गया।
मोमेंट आर्म था ना ये किसका, वेट का। अब हमें आर का मोमेंट आर्म चाहिए, जिसको हम लोगों ने किससे, वो था ए ई, हम लोगों ने उसको सी बी से रिप्लेस किया हुआ है। तो अब देखते हैं कि सी बी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी। सी बी की वैल्यू के लिए आप ये बड़ी ट्राइंगल लें, ए बी और सी, यानी जो कंप्लीट ट्राइंगल है इसको ले लें। ये मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर ड्रॉ भी कर देता हूँ। अब आप इस ट्राइंगल में देखें, ए से बी तक टोटल लेंथ ऑफ लैडर आ जाएगी ना, ए बी टोटल लैडर की लेंथ है एल होगी, थीटा 60 डिग्री। हमें इसमें सी बी चाहिए, मतलब हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, और हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो ऐसी रेशियो लगाएंगे जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों लिंक हो रहे हैं, तो साइन होती है, क्योंकि साइन क्या होता है, सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो सी बी ओवर ए बी हो जाएगा। सी बी तो हमें चाहिए, इसको एज इट इज रहने दें। ए बी की वैल्यू एल होती है, तो हम ए बी की जगह एल पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप सी बी कैलकुलेट करें तो सी बी जो आपका बनेगा दैट इज़ इक्वल टू एल साइन थीटा की इक्वल हो जाएगा। इसे आप इक्वेशन स्मॉल बी कह लें। देखिए इस इक्वेशन 3 की दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो गई हैं। आपका ए डी भी आ चुका है जो कि L/2 cos थीटा है, और सी बी भी आ चुका है जो L साइन थीटा की इक्वल है। अब हम इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पुटिंग दीज वैल्यूज़, जो PTV होता है, इन इक्वेशन 3। अगर इन वैल्यूज़ को मैं इक्वेशन 3 में पुट करूँ तो अब मुझे लिखवाएं क्या बनेगी, W इंटू ए डी की जगह पर क्या हो जाएगा, L/2 cos थीटा इज़ इक्वल टू आपका R हो गया, और सी बी अभी आप लोगों ने जो बनाया है सी बी आर है L साइन थीटा की इक्वल, तो सी बी की जगह पर L साइन थीटा हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले में ये वाली लेंथ इस लेंथ से आप कैंसिल कर दोगे। हमें यहाँ से R की वैल्यू चाहिए, तो R आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यूज़ क्या बच गई, W/2, ये W और ये 2 हो गया। कॉस को आप दूसरी तरफ ले जाएं, R साइन थीटा ओवर कॉस थीटा हो जाएगा। मैं बच्चों इसको इस तरफ इसलिए लेकर आ गया हूँ कि साइन ओवर कॉस हमें पता है टेन थीटा की इक्वल होता है, तो इसको अब हम टेन थीटा लिख सकते हैं, R इंटू टेन थीटा हो जाएगा। अब हमें तो क्योंकि R चाहिए था, अब R को आप उसी साइड पे रहने दें, तो W/2 टेन थीटा हो जाएगा। अब आप इसमें इजीली वैल्यूज पुट कर सकते हैं। देखिए हमें इस क्वेश्चन में जो W की वैल्यू गिवन है, W आपका कितना आ रहा है, 200 है। 2 इंटू जो 10 यहाँ से बनेगा, 10 आपका 60 डिग्री आ रहा है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 200 इंटू 2, जो 10 अगर हम 60 डिग्री कैलकुलेट करते हैं तो 10 60 डिग्री आप लोगों को पास बनेगा √3 की इक्वल, यानी 10 60 डिग्री √3 है। और अगर इस सारे को हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो चेक करें इसका आंसर कितना आता है, 57 जल्दी से सोचें क्या बनेगा, 57.8 के अराउंड होगा, 57.8 न्यूटन। तो देखिए इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया। फर्स्ट पार्ट क्या था कि आप लोगों ने वॉल का रिएक्शन बताना था, और वॉल का रिएक्शन आप लोगों के पास आ गया 57.8 न्यूटन। इसका जो बी पार्ट था, ये ए पार्ट का आंसर है। इसका बी पार्ट ये था कि आप लोगों ने इस वॉल के ऊपर ग्राउंड का रिएक्शन भी बताना था, और ग्राउंड के रिएक्शन को आप लोगों ने किससे डिनोट किया था, एफ से डिनोट किया था। और इस एफ के दो कंपोनेंट्स बनाए थे, एफ एक्स और कौन सा, एफ वाई। ये आपका इक्वेशन 2 में देखें, एफ वाई तो लिखा हुआ है 200 न्यूटन है, तो एफ कैलकुलेट करने के लिए आपको एफ एक्स भी चाहिए होगा। ये ऊपर मैंने आप लोगों के लिए इक्वेशन 1 भी लिखी हुई है। अब आप ज़रा इस आर की वैल्यू को अगर इक्वेशन 1 में पुट करें ना ज़रा, अगर वहाँ पर मैं पुट करूँ तो एफ एक्स इक्वल टू आर लिखा हुआ है ना, तो आर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 57.8 न्यूटन। तो अब देखो आपका बी पार्ट भी बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको बी पार्ट में आप लोगों ने एफ कैलकुलेट करना है, जो कि इस लैडर के ऊपर ग्राउंड का रिएक्शन है, और उसके दोनों कंपोनेंट्स अब आपका हैं, एफ एक्स भी है और कौन सा है, एफ वाई भी है। तब हम लैडर के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं उसके रिएक्शन के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, ये जो अंडर रूट के साथ हम फार्मूला लिखते हैं, इसमें एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो आपको बताया था ये वाला फार्मूला हम कब यूज़ करते हैं, जब ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हों। तो देख लें इस केस में ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं, एफ एक्स और एफ वाई, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तब ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है। आपका देखिए एफ एक्स की वैल्यू ये लिखी हुई है, और एफ वाई वो ऊपर इक्वेशन 2 में 200 न्यूटन लिखा हुआ है। इसमें आप वैल्यूज पुट करें तो आपका जो आंसर बन जाएगा, एफ एक्स आपके पास जो आ रहा है वो कितना है,
8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस Fy अगर आप यहाँ से लेते हैं तो Fy आप लोगों के पास 200 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों, अब इसमें ज़रा जल्दी से कैलकुलेटर से 57.8 का स्क्वायर लेना, तो 57.8 का स्क्वायर लिखवाएं, क्या बन रहा है आपका 3340.8। ठीक है, अब आप लोगों ने स्क्वायर लेना है 200 का, तो इसका बन जाएगा 40,000, तो इसका स्क्वायर 40,000 हो गया। अब आप इन दोनों को ऐड करें, 40,000 के अंदर अगर आप इसको ऐड करते हैं तो 43340.84 हो जाएगा। अब इसका अंडरूट लें, कैलकुलेटर से चेक करें क्या आता है। मैं अंडरूट को राउंड ऑफ करके लिख सकता हूँ, तो राउंड ऑफ करें तो इसका आंसर 208 न्यूटन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस लेडर से ग्राउंड के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो 208 न्यूटन है। उसने आपकी बुक में तो नहीं पूछा हुआ, लेकिन शुरू में मैंने आपको बताया था कि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये सर को कैसे ख्वाब आई है कि ये इसको ऊपर रखना था, तो हम इसको नीचे भी तो रख सकते थे ना। अब हम चेक कर लेते हैं कि इसका इंक्लिनेशन एंगल कितना है, मतलब ये जो F है ग्राउंड का जो डायरेक्शन है इसका एंगल कितने डिग्री बन रहा है। ये बुक में तो उसने नहीं पूछा हुआ, आप कैलकुलेट कर दें तो अच्छी बात है, ना करें तब भी खैर है, लेकिन आपकी अपनी कन्फर्मेशन के लिए आपको आइडिया होना चाहिए कि एंगल कितना होगा। सपोज कर लेता हूँ मैं कि ये वाला जो एंगल है वो फाई के इक्वल है। अगर बोर्ड में वो कह दे तो आप बस इसको कैलकुलेट कर दें फाई को भी ना। अच्छा, फाई अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो tan फाई वही चीज़ परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, थ्रू प्रॉपर बुशिंग है ना, तो इसका परपेंडिकुलर Fy है और उसकी बेस Fx है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, ये वाला फार्मूला मैंने आपको बताया था कि हॉरिजेंटल साथ एंगल के लिए हम यूज़ करते हैं। वैल्यूज पुट कर दें, Fy की जो वैल्यू आप लोगों ने बनाई हुई है वो 200 थी, वो ऊपर टॉप पे लिखी हुई 200, और हमें पता है कि जो R और Fx आपस में इक्वल थे ना, और Fx की वैल्यू कितनी है 57.8 है। इसको ज़रा डिवाइड करें 200 को 57.8 से, तो मेरा ख्याल है 3.46 के क्लोज कोई आंसर आ जाएगा। हमें तो फाई चाहिए, तो फाई किसकी किलो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3.46। मैं इस एंगल को राउंड ऑफ करके लिख देता हूँ, वैसे तो आंसर पॉइंट्स में आ रहा होगा, तो इसका आंसर राउंड ऑफ करें तो 74 डिग्री बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्शन है आपका, ये ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है वो 74 डिग्री बना रहा है। तब मुझे बताओ ना, ये लैडर का एंगल तो कितने डिग्री है 60 है, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा उसके ऊपर इसको शो किया था। तो इसका जो फाइनल एंगल बनेगा वो 74 डिग्री है, इस डायरेक्शन का एंगल विद द ग्राउंड। आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।